हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में है स्ट्राइक ट्रेड। लाख कोशिश करने के बाद भी ईडी केजरीवाल की जमानत नहीं रोक पाती है। क्यों सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल को जमानत देनी पड़ी। दोस्तों, वही शराब घोटाला, लेकिन केजरीवाल की जमानत हो जाती है और मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों है, हम बात करेंगे इन सभी टॉपिक पर। दिल्ली शराब घोटाला कारोबारियों को कैसे फायदा पहुंचा रहा है, केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट और ईडी के बीच में किस बात की चर्चा रही है, बात करेंगे इन सभी बातों पर। 2021 और 2022 से पहले की जो शराब नीति थी, उसमें 100% दुकानों में से 60% शराब की दुकानें सरकारी होती थी और 40% दुकानें प्राइवेट होती थी। लेकिन जैसे ही ये नई नीति लागू होती है, इस नई नीति में 100 की 100% दुकानें प्राइवेट हो जाती है। L1 लाइसेंस जिसको बनवाने के लिए 25 लाख रुपए की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन नई नीति के तहत वही 5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद हो गई और बड़े दुकानदारों के हाथ में ये शराब का केस चला गया। 750 ml की शराब की जो बोतल पहले 530 रुपए की मार्केट में मिलती थी, वो नई नीति आने के बाद 560 रुपए की हो जाती है। पुरानी नीति में कारोबारी का जो मुनाफा था वो 33.35 रुपए था, जबकि सरकार का मुनाफा 363 रुपए 27 पैसे था। ईडी और सीबीआई शराब घोटाले में अब अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग 51 दिन तक जेल में रहे और उसके बाद उन्हें 21 दिन की जमानत मिल जाती है। केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो शायद आपको सुनना चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के मुताबिक 50,000 के निजी जुर्माने पर जमानत मिली है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री अपने दफ्तर नहीं जाएंगे और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे और बिना उपराज्यपाल की अनुमति के बिना वो किसी भी फाइल पर सिग्नेचर भी नहीं कर सकते। शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर वो कोई भी किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। चुनावी भाषण में भी शराब के घोटाले का जिक्र नहीं करेंगे और उन पर जो भी कार्रवाई होगी वो उस कार्रवाई के संपर्क में रहेंगे। कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल की जमानत ना होने के लिए पुरजोर कोशिश की और तरह तरह की दलीलें भी दी। इवन ईडी ने अब आकर केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इससे पहले केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर ही नहीं की थी और अब भी इसलिए दायर की थी ताकि केजरीवाल की जमानत ना हो सके। ईडी की तरफ से खालिस्तानी अमृतपाल का भी जिक्र किया गया कि साहब वो भी तो चुनाव लड़ना चाहता है, उसको भी जमानत दे दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इन फालतू तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया और ईडी से कहा कि आपके पास में केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए 1.5 साल थे, आपने उनको उस 1.5 साल में तो अरेस्ट नहीं किया, तो फिर अब इस 21 दिन में क्या ही हो जाएगा। और हम केजरीवाल को अब जमानत दे रहे हैं। और फिर जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल को राहत देते हुए 21 दिन की अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया। केजरीवाल के वकील जी कहते हैं कि साहब हमें जुलाई तक की मोहलत दे दी जाए, क्योंकि हम इलेक्शन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कैंपेनिंग करना चाहते हैं अपनी, और 4 जून को तो इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद हम जुलाई में अपने आप को सरेंडर कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को भी खारिज कर दिया और कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, 5 जून तक की मोहलत दे दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तुम्हें 5 जून तक की भी मोहलत नहीं देंगे, हाँ 1 जून तक की हम तुम्हें मोहलत दे सकते हैं और 1 जून जैसे ही होगी अगली 2 जून को आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और ये बात यहाँ पर बन गई और केजरीवाल को 21 दिन की जमानत मिल गई। अच्छा, अब जानते हैं कि आखिर ये शराब नीति आखिरकार है क्या। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार नई शराब नीति लागू करती है और इसके तहत राजधानी में लगभग 22 जोन बनाए गए और इसके तहत हर जोन में लगभग 27 दुकानें खुलना तय थी और इस तरह से 849 दुकानें खुलनी थी। इससे पहले शराब की 60% दुकानें सरकार के कंट्रोल में होती थी और 40% दुकानें प्राइवेट सेक्टर के लिए होती थी। लेकिन जैसे ही ये शराब की नई नीति लागू होती है, इसमें पूरी की पूरी जो 100% दुकानें थी उन सबको प्राइवेट कर दिया जाता है। सरकार अपने हाथ से इस मामले को पूरी तरह से खत्म कर देती है कि भैया हमें कोई मतलब नहीं है, अब जितनी भी दुकानें प्राइवेट चलाओ। इस मामले पर जब सरकार से जवाब मांगा गया तो सरकार ने कहा कि ऐसा फैसला लेने से सरकार को 3500 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। और इस नई नीति में सरकार ने लाइसेंस की फीस को भी कई गुना बढ़ा दिया। इवन पहले जो L1 लाइसेंस 25 लाख रुपए में मिलता था, वही L1 लाइसेंस के लिए अब 5 करोड़ रुपए जमा करने पड़ रहे हैं। उसके बाद वो लाइसेंस आपको मिल रहा है। इससे हुआ ये कि जो बड़े व्यापारी थे उनको तो फायदा हो रहा था, वो माफिया बन गए, और जो छोटे व्यापारी थे उनका काम खत्म धीरे धीरे हो गया। और ये सिर्फ L1 की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि और कैटेगरी के भी जो लाइसेंस थे उन सब में भी इसी तरह से भाव बढ़ा दिए गए। और दूसरा जो आरोप लगता है इस सरकार पर वो ये है कि मान लीजिए 750 ml की शराब की बोतल पहले 530 रुपए में मार्केट में मिलती थी, तब एक बोतल पर रिटेलर को 33.35 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपए 89 पैसे का
उत्पाद कर और 106 रुपए का कर लगाकर सरकार को 363 रुपए 89 पैसे का फायदा होता था। अब जैसे ही सरकार की नई नीति लागू होती है तो इस नई नीति में जो भाव था बोतल का 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गया और रिटेलर को जो इनकम पहले 33 रुपए 35 पैसे होती थी, अब वो इनकम 363 रुपए 89 पैसे हो गई और सरकार की जो इनकम 326 रुपए के समथिंग थी वो घटकर 3 रुपए 78 पैसे हो गई। अब मतलब ये हुआ कि रिटेलर की जो इनकम थी वो 10 गुना बढ़ गई और सरकार की जो इनकम थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। अब घोटाले की जांच कैसे शुरू होती है? घोटाले की जांच ऐसे शुरू होती है कि दिल्ली से बहुत सारी शिकायतें राज्यपाल साहब के पास जाती हैं कि साहब इस मामले में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। और ये जांचें भेजने वाले कौन थे? छोटे मोटे रिटेलर दुकानदार और कुछ और भी कांग्रेस के भी नेता थे, बीजेपी के भी थे। कई सारी जांचें जब राज्यपाल जी के पास में जाती हैं तो राज्यपाल जी गृह मंत्रालय से अपील करते हैं कि भैया यहाँ पर सीबीआई की जांच करा दो। और जैसे ही सीबीआई की जांच शुरू होने का मामला आता है, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 भी जांच के घेरे में आ गई और सीबीआई पूरी तरह से इस मामले में एक्टिव हो गई। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति की प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दी। बाद में सीबीआई द्वारा मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी शुरू कर दी, क्योंकि सीबीआई तो इस चीज की जांच कर रही थी कि भैया इस मामले में आखिरकार गलत हुआ क्या क्या है, कैसे कैसे ये नीति कितनी ज्यादा गलत बन गई और किसने इस नीति को बनाया है। और ईडी ने जांच शुरू कर दी कि कितना पैसा किसको मिला है, कहां से मिला है, कैसे मिला है। और फिर इस सिलसिला शुरू होता है गिरफ्तारियों का। और इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले जांच के लिए बुलाया जाता है और फिर जब जांच में वो सही से जवाब नहीं दे पाते तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है सीबीआई के द्वारा। 26 फरवरी 2023 से ही मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे पड़े हैं। पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया पर अनुच्छेद 120 यानी कि आपराधिक साजिशें रचने की धारा है, 477A धोखा देने के कृत्य की धारा और भ्रष्टाचार कानून निरोधक धारा 7 के तहत उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब तक जानते हैं कितने लोगों की गिरफ्तारियां हो गई? लगभग 16-17 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए। इसमें